This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। तो क्या मान लिया जाए कि केंद्र में नेतृत्व परिवर्तन होने जा रहा है? क्या वाकई अभूतपूर्व प्रधानमंत्री भूतपूर्व होने जा रहे हैं? यह सवाल इसलिए उठ खड़ा हुआ है क्योंकि जो नई चीज और नए दावे किए गए हैं उसने सियासी भूचाल लाकर खड़ा कर दिया है। पहले से ही पता है कि मोदी और शाह वाली जब भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत हुई उस युग में ही शुरुआत में कह दिया गया था कि एक एज बैरियर है। वो एज बैरियर बताता है कि उसके बाद आपको मार्गदर्शक मंडल में जाना होगा, यानी सक्रिय राजनीति से बाहर। उस एज बैरियर को पार करने के बिल्कुल कगार पर नरेंद्र मोदी साहब बैठे हैं। ऐसे में अचानक से वो इतने सालों के बाद आरएसएस के दफ्तर पहुंचते हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, प्रधानमंत्री बनने के बाद इतने साल बीत गए, आरएसएस के दफ्तर नागपुर में नहीं गए, लेकिन इस बार उनको जाना पड़ा। सवाल यह उठने लगा था कि क्या वहां पर जीवनदान यानी सियासी तौर पर अपने जीवनदान के लिए पहुंचे थे, यानी कि वो प्रधानमंत्री बने रहे, क्या वहां बात बन पाई? क्या अपनी बात पर आरएसएस अड़ा रहा? क्योंकि जो ताजा बयान बताते हैं उसमें आरएसएस पूरी तरह से अड़ा हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, खास तौर पर मोदी शाह के गुट के नेताओं के तेवर ढीले हो गए। खबर यह निकल कर आ रही है कि जल्द ही नेतृत्व परिवर्तन का ऐलान होने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। दोस्तों, एज बैरियर बनाया गया था खास तौर पर लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे नेताओं के लिए, जिससे वो आगे जाकर मोदी शाह की राह में रूड़ा न बने। उसके बाद आपने देखा किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान, किस तरीके से वसुंधरा राजे सिंधिया, किस तरीके से रमन सिंह जैसे नेताओं को साइडलाइन किया। इससे पहले राजनाथ सिंह जैसे नेताओं को उनको भी निष्क्रिय करने की पूरी तैयारी रही। नितिन गडकरी के साथ भी वही हुआ, यानी दो गुट जो बटे हुए थे उनमें जो मोदी शाह के साथ खड़े थे वो पूरी तरह से आश्वस्त नजर आए कि उनकी सियासत को कोई टच नहीं कर सकता। बाकी जो दूसरे गुट में खड़े थे उन्हें किस तरीके से साइडलाइन किया गया कि पूरी दुनिया और देश ने देखा। लेकिन अब जो खुद के बनाए हुए नियम थे उनके नियमों का पालन करने का वक्त आया तो दौड़े दौड़े नरेंद्र मोदी साहब आरएसएस के दफ्तर पहुंचे, क्योंकि पहले से ही चर्चा चल रही थी कि मोदी के बाद कौन, योगी वाली बात पर जिक्र चल रहा था, लगातार डिमांड हो रही थी। खबर यह थी कि अमित शाह नहीं चाहते कि योगी आदित्यनाथ उस पद पर, उस सत्ता पर, उस कुर्सी पर बैठे जिस पर पहला हक वो अपना मानते हैं। इसीलिए दावा किया गया कि जब 240 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई और उत्तर प्रदेश में तगड़ा झटका लगा, उसके फौरन बाद ही दबाव योगी आदित्यनाथ पर बनाया जा रहा था कि आप इस्तीफा दे दी। हुआ था कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और आरएसएस की ने जब बैटिंग करनी शुरू की तो उसके बाद उनकी पूरी की पूरी डिमांड भोगती चली गई। अब एक नया दावा किया गया, पहले इस बयान को आप सुन लीजिए। सितंबर में रिटायरमेंट का एप्लीकेशन लिखने के लिए शायद वो आरएसएस मुख्यालय गए। मेरी जो जानकारी है 10-11 साल में कभी मोदी जी गए नहीं। मोदी जी गए हैं वो बताने के गए हैं मोहन राव भागवत जी से कि टाटा बाय बाय, मैं जा रहा हूं। अब देखिए, दो बातें हैं आरएसएस की जो मेरे समझ में आई है। एक तो मोहन राव भागवत यानी सरसंघ चालक और पूरा संघ परिवार देश के नेतृत्व में बदलाव चाहता है। अब मोदी जी का समय खत्म हो गया है और देश में बदलाव चाहता है और बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अपने मर्जी से चुनना चाहता है, तो इसलिए मोदी जी वहां गए, मोदी जी जा रहे हैं। तो ये संजय राउत है। संजय राउत ने यह दावा किया है। देखिए, न्यूज एरेना इंडिया की खबर है। उद्धव ठाकरे सेना के एमपी हैं संजय राउत। वो कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे आरएसएस के हेडक्वार्टर अपना रेजिग्नेशन सबमिट करने। वो रेजिग्नेशन लेटर लेकर गए थे। आरएसएस चाहता है अब नेतृत्व परिवर्तन हो। तो नेतृत्व परिवर्तन में कौन? क्या अमित शाह या फिर योगी आदित्यनाथ? इसमें योगी आदित्यनाथ का पलड़ा भारी नजर आता है, लेकिन क्या इतना आसान होने जा रहा है? क्या योगी आदित्यनाथ देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं? क्या वाकई नरेंद्र मोदी साहब इस्तीफा देने जा रहे हैं? इसे जरा इस बयान से समझिएगा। देखिए, औरंगजेब का अनावश्यक विषय उठाया गया है। एक है, अब उसकी मृत्यु यहाँ हुई तो कब्र यहाँ बनी हुई है, कुछ श्रद्धा है, वो जाएंगे। ये अभी जो आपने बयान सुना, ये आरएसएस के पदाधिकारी हैं। ये नागपुर में उसी जगह मौजूद थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब वहां मौजूद थे। नागपुर में एक तरफ नरेंद्र मोदी साहब मोहन भागवत से मुलाकात कर रहे थे और दूसरी तरफ लगातार सवाल उठ रहा था कि इतने सालों बाद अचानक से नरेंद्र मोदी क्यों आरएसएस के दफ्तर पहुंचे। इसे लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। कहा यह भी जा रहा था कि आरएसएस
अब चाहता है नेतृत्व परिवर्तन की बात, और उसी को लेकर नरेंद्र मोदी साहब मिलने पहुंचे। वो बात अलग है कि जब बयान देने आए तो उन्होंने ऐसा कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन भैया जी जोशी जो आरएसएस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जो बताता है कि मोदी शाह की तरफ से उठाए गए मुद्दों को लेकर आरएसएस खुश नहीं है। औरंगजेब का मुद्दा आपने आरएसएस की तरफ से नहीं सुना होगा। यह मुद्दा आया कहां से? यह मुद्दा आपको बीजेपी आईटी सेल की तरफ से दिखा होगा, या आपको बीजेपी के खास तौर पर बोल रहा हूं, सुन लीजिएगा, खास तौर पर उन नेताओं की तरफ से मिला होगा जो मोदी शाह गुट के हैं। बीजेपी में भी आपने नितिन गडकरी की तरफ से नहीं सुना होगा, और बाकी नेता जो इधर की तरफ बैठे हुए उनकी तरफ से नहीं सुना होगा। राजनाथ सिंह ने कभी औरंगजेब को लेकर कोई टीका टिप्पणी करने की कोशिश नहीं की। कौन कर रहा था? ये सारी की सारी देन मोदी शाह की तरफ से हो रही थी, उनके गुट की तरफ से हो रही थी। लेकिन आरएसएस इसे पसंद नहीं कर रहा, ये साफ हो गया। भैया जी जोशी ने साफ साफ कह दिया लफ्जों में कि औरंगजेब की जब मौत ही यहां हुई तो वहीं उसकी कब्र बनेगी, और वहां कब्र बनी है। जिनकी आस्था औरंगजेब में वो जाकर दर्शन कर सकते हैं, इसमें कोई रोकथाम नहीं है। ये बताता है कि मोदी शाह के इस पूरे मैटर को, पूरे मुद्दे को एक झटके में आरएसएस ने बड़ा झटका दिया है, खासतौर पर उन लोगों को जो मोदी शाह के नाम की माला जपते हुए औरंगजेब की कब्र खोदने का ऐलान कर रहे थे। अब खुद अंदाजा लगाइए, एक ऐसे वक्त में जब उन्हीं की अपनी पार्टी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही हो, तभी उनका मात्र संगठन की तरफ से ऐलान हो जाए कि औरंगजेब कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। यही नहीं, साफ साफ लफ्जों में कह दिया जाए कि औरंगजेब की मौत जब यहां हुई है तो वहीं कब्र बनेगी, और जिसका मन करता है औरंगजेब के दर्शन, यानी औरंगजेब की कब्र के दर्शन कर सकता है। यानी कब्र खोदने वाली बात को सीधे तौर पर नकार दिया आरएसएस ने। अब यह बताता है पूरा सिनेरियो कि मोदी और शाह पर आरएसएस कोई भरोसा नहीं करती है। इन सब के बीच देवेंद्र फडणवीस का भी बयान आया, थोड़ा सा सुन लीजिए। मोदीजींचा उत्तराधिकारी शोधण्याचं कुठलंही कारण नाही। मोदीजी आमचे नेते आहेत, अजून बरेच वर्ष मोदीजी काम करणार आहेत। आमचा सगळ्यांचा आग्रह आहे, आम्ही 2029चे पंतप्रधान म्हणून मोदीजींकडेच बघतो आहे, पूर्ण देश बघतो आहे। त्यामुळे आता अशी चर्चा करणं योग्य होणार नाही। आणि भारतीय संस्कृतीमध्ये वडील जिवंत असताना मुलांचा विचार होत नाही, करायचाही नसतो। ही सगळी मुघली संस्कृती आहे की वडील जिवंत असताना मुलं अशा प्रकारचा विचार करतात। त्यामुळे आता कोणाचाही कुठेही उत्तराधिकारी निवडण्याचा वेळही आलेली नाही, तसा प्रश्नही नाही। आणि जोपर्यंत माझा विषय आहे, माझा त्याच्याशी संबंध येईल। शायद इस बयान को आप समझ ना पाए कि मराठी में मैं आपको हिंदी में थोड़ा बता देता हूं। इनका कहने का मतलब था देवेंद्र फडणवीस का कि भाई ये मुगलों का कल्चर है, मुगलों का परंपरा है, जहां पर उत्तराधिकारी का ऐलान जीते जी हो जाता है। इनका कहना है कि हमारे यहां ऐसा नहीं होता, जबकि ये भी अधूरा ज्ञान है इनका, वो बाद में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल ये बता रहा है कि बेचैनी अंदर खाने हैं। वाकई जो चर्चाओं का बाजार गर्म है कि मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी साहब दोनों एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं, वो भी ऐसे दौर में जब 1 साल पहले ही योगी आदित्यनाथ वर्सेस मोदी शाह वाली लड़ाई में आरएसएस ने योगी आदित्यनाथ का साथ दिया था। तब से भी तलवारें खिंची हुई हैं। याद करिएगा जब जेपी नड्डा ने बयान दे दिया कि अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस की जरूरत होगी, लेकिन इस दौर में आरएसएस की जरूरत बीजेपी को नहीं है। और उसके बाद पश्चिम बंगाल के आरएसएस के एक नेता ने मोदी शाह के लाडले और बीजेपी आईटी सेल के हेड यानी अमित मालवीय को लेकर बड़ी सनसनीखेज खुलासा किया था। लड़की सप्लाई से लेकर ना जाने कौन कौन से आरोप लगाए थे। याद कर ले, सारा गूगल में मिल जाएगा आपको। इससे यह पता लगता है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी मोदी शाह वाली में जंग छिड़ी हुई है। ऐसे में मोदी का वहां जाना, वो भी ऐसे वक्त में जब उनकी एज बैरियर के दायरे में उनकी उम्र आ रही है, क्या वाकई जीवन दान मिलने जा रहा है, या फिर खबर आने जा रही है कि नेतृत्व परिवर्तन हो गया? और हुआ भी तो क्या वाकई योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे? क्योंकि अभी 240 सीटों वाली ये भारतीय जनता पार्टी है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ की इस कट्टर छवि को क्या नीतीश कुमार, क्या चंद्रबाबू नायडू, क्या चिराग पासवान और जयंत चौधरी बचा पाएंगे? क्योंकि हाल ही में जो घटनाक्रम घटे हैं उसने साफ जाहिर किया है कि उत्तर प्रदेश में संभल में, मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान मेरठ में पुलिस का जो ऐलान रहा वो उनके सहयोगियों को पसंद नहीं आया। न चिराग पासवान को पसंद आया, न जयंत चौधरी को पसंद आया, न ही नीतीश कुमार की पार्टी पसंद कर रही है। ऐसे में क्या योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाना इतना आसान होगा? और क्या बड़ी आसानी से नरेंद्र मोदी साहब
अपना पद छोड़ देंगे, ये जल्द पता लग जाएगा। नमस्कार। New Public Inter College Lucknow. Admission open. For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.